Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की क्लासेस चलाता हूँ और ज्योग्राफी प्लस फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट करें। नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर प्लस ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और सेट के एग्ज़ाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर ज्योग्राफी में ऐड होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। इसके अलावा नेट जेआरएफ प्लस सेट के फर्स्ट पेपर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप 7891350470। और ध्यान रखना, मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले एग्ज़ाम पास करो, नॉलेज तो ज़िंदगी भर बढ़ाते रहोगे। सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्ज़ाम टॉप करोगे, अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्ज़ाम फेल करोगे। ध्यान रखना, हमें आप यदि इंटरेस्टेड हो, यदि आपको मेरी ये पीडीएफ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इससे पहले के जो 180 क्वेश्चन हैं उनकी आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसका जो मेथड था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। अभिकथन ए, कक्षा संचार एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। कारण आर, एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता कि विद्यार्थियों की प्रक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। उसके बाद ऑप्शन ए है कि दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि ए सही है और आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आपको आंसर सजेस्ट करना है और आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, यदि आप मेरी पीडीएफ लेते हो तो आप इन 10 क्वेश्चनों को मात्र 8 मिनट में कंप्लीट करोगे। कितना? 10 क्वेश्चनों का 8 मिनट का टाइम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपका स्कोर भी निकालता, कट ऑफ भी निकालता हूँ इस ग्रुप की। मैं जो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर मैं इसकी कट ऑफ भी निकालता हूँ कि इस पे जो पीडीएफ है इसकी कट ऑफ समथिंग क्या जा सकती है इसके अकॉर्डिंग पेपर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर कथन ए और आर दोनों सही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है और जो कथन आर है वो गलत है। कथन ए सही है और कथन आर गलत है। हम डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जहाँ विद्यार्थियों और शिक्षकों का दो तरफा संपर्क आवश्यक है। कि जो कम्युनिकेशन है वो टू साइड वे एक प्रकार की प्रक्रिया है। दो तरफा कम्युनिकेशन है। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें एक साइड विद्यार्थी रहते हैं और दूसरी साइड शिक्षक रहते हैं। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है, हम उसका आंसर देते हैं, फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है, फिर हम उसका आंसर देते हैं। तो ये क्या हुआ? दो तरफा प्रक्रिया हो गई। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक प्रभावी कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार किस प्रकार का होता है। पहला एक तरफा, दूसरा दो तरफा, तीसरा दोनों, चौथा दोनों नहीं। जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि प्रभावी संचार किस प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना, प्रभावी संचार दो तरफा ही होता है। जब दो तरफा कम्युनिकेशन होगा तब ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। और यदि एक तरफा ही कम्युनिकेशन होता है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। सपोज दैट आप क्लास में बैठे हुए हो और मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा
और मैंने उसका आंसर नहीं दिया, मैं बिल्कुल चुपचाप रहा, तो क्या हुआ, ये एक तरफा कम्युनिकेशन हुआ। और इस एक तरफा कम्युनिकेशन में आपको जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं मिल पाया। और यदि द्वितरफा कम्युनिकेशन हो, आपने मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया, मैंने उसका आपको आंसर दिया, तो ये क्या हुआ, दो तरफा कम्युनिकेशन हुआ, जो कि बहुत इफेक्टिव रहा। इसमें आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 182वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से 3 घटक मानव संचार प्रक्रिया के अंग हैं। पहला है संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ए है संदेश, रिकॉर्डिंग, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन बी है कोलाहल, प्रतिपुष्टि, शब्दजाल। तीसरा है संदेश, कोलाहल और प्रतिपुष्टि। और चौथा है प्रतिपुष्टि, संदेश और समीक्षा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सजेस्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदेश, कोलाहल और प्रतिपुष्टि। देखो यदि आपके पास एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो और वहाँ पर यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वर्ड्स दे रखे हैं उन सभी कीवर्ड्स का अर्थ समझना। मैं इस पर बहुत स्पेशल फोकस करता हूँ। हम क्या करते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमें शब्दों का असली अर्थ पता नहीं होता कि उस शब्द का अर्थ क्या है, और उस अर्थ के चक्कर में ही हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, जिससे हमारा जो पूरा पढ़ा लिखा है वो सारा एक तरीके से गलत चला जाता है। देखो ये 4 शब्द यूज हुए थे यहाँ पर। एक था संप्रेषित संदेश, दूसरा था प्रतिपुष्टि, तीसरा था शब्दजाल और चौथा था समीक्षा। यहाँ पर ये टोटल 4 शब्दों का यूज किया गया था। देखो संप्रेषित संदेश का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला शब्द है संप्रेषित संदेश, इसका मतलब होता है आसपास का कोलाहल जहाँ संदेश पहुँचाया जाता है। संप्रेषित संदेश का मतलब होता है आसपास का कोलाहल जहाँ संदेश पहुँचाया जाता है। मतलब मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ, तो वो क्या है, संप्रेषित संदेश है। मैंने जो मैसेज लिखा और आपको भेजा है वो क्या है, एक संप्रेषित संदेश है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। ये क्या है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक क्या है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक है कि एक निश्चित रूप से मानव संचार प्रक्रिया के अंग। उसके बाद है शब्दजाल। शब्दजाल क्या है, कुछ ज्ञान क्षेत्रों या उपजीविका के से संबंधित तकनीकी शब्दों को दर्शाता है। जो शब्दजाल है वो कुछ ज्ञान क्षेत्रों या उपजीविका से संबंधित तकनीकी शब्दों को दर्शाता है। उसके बाद है समीक्षा। यह कलात्मक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए की जाती है, ना कि संचार के लिए। कि जो समीक्षा है यह कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए किया जाता है, न कि संचार के लिए। तो ये टोटल 4 पॉइंट थे यहाँ पर, इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 183वां। देखो 183वां क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, इनका आपस में मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट में है क्रोनोमिक्स, गैर मौखिक, एरोग्नोमिक्स, काइनेसिक्स। और दूसरी लिस्ट में शरीर की गति, समय का रिकॉर्ड, अलिखित संप्रेषित संदेश, काम की तकनीकी। हमें इनको आपस में मिलान करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 183 है उसका करेक्ट आंसर है, देखो ये 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग क्रोनोमिक्स क्या होता है, समय का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद गैर मौखिक क्या होता है, अलिखित संप्रेषित संदेश होता है। उसके बाद एरोग्नोमिक्स क्या होता है, काम की तकनीकी होती है। उसके बाद काइनेसिक्स क्या होता है, शरीर की गति होती है। काइनेसिक्स शरीर की गति, एरोग्नोमिक्स
काम की तकनीकी, गैर मौखिक अलिखित संप्रेषित संदेश और क्रोनोमिक्स समय का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 184वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिपुष्टि से संबंधित है? पहला है बुद्धिशीलता, दूसरा है सैद्धांतिकी। यहाँ पर सैद्धांतिकी है क्या? दूसरा है सैद्धांतिकी। तीसरा है अन्वेषण और चौथा है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर हमें प्रतिपुष्टि से संबंधित शब्द को ढूंढना है कि यहाँ पर प्रतिपुष्टि से संबंधित शब्द कौन सा है, बुद्धिशीलता या सैद्धांतिकी है या फिर अन्वेषण है। तो यहाँ पर जो सैद्धांतिकी है वो प्रतिपुष्टि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो किससे संबंधित है? प्रतिपुष्टि से संबंधित है। देखो यहाँ पर ये इनका सॉल्यूशन तैयार किया है मैंने। सबसे पहला होता है बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता क्या होता है? किसी समस्या को हल करने के लिए गहन विश्लेषण से संबंधित है। किसी समस्या को हल करने के लिए गहन विश्लेषण से संबंधित है। उसके बाद होता है अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है? प्रायोगिक परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा समस्या का हल करना। उसके बाद होता है सैद्धांतिकी, मानव में पाए जाने वाला अंतर्निहित तंत्र जो अवचेतन रूप से प्राप्त संदेश के लिए एक स्वचालित प्रतिक्रिया देता है। दोबारा से पढ़ना, जो सैद्धांतिकी होता है वो होता है मानव में पाया जाने वाला अंतर्निहित तंत्र जो अवचेतन रूप से प्राप्त संदेश के लिए एक स्वचालित प्रतिक्रिया देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 185वां, जो 185वां सब क्वेश्चन है उसमें प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता, जिसको हम इंग्लिश में कोडों में SMCR बोलते हैं, संचार के मॉडल को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए सैनन और वीवर ने, ऑप्शन बी डेविड बेलो ने, ऑप्शन सी स्कैडर ने, ऑप्शन डी स्कैरम ने। कि प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता संचार के मॉडल को किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था ऑप्शन नंबर बी डेविड बेलो ने। किसने? डेविड बेलो ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है ये। कथन, कुछ महासागर समुद्र हैं, सभी महासागर नदी हैं। कथन फर्स्ट है, कुछ महासागर समुद्र हैं, सभी महासागर नदी हैं, कोई नदी नहर नहीं है। उसके बाद इससे निष्कर्ष निकाला गया। निष्कर्ष फर्स्ट, सभी नदी कभी महासागर नहीं हो सकती, सभी नदी कभी महासागर नहीं हो सकती। दूसरा है, सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है। और यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन है आंसर के। पहला ऑप्शन है सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी सिर्फ निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन डी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो जो 186वां क्वेश्चन है उसका हमें करेक्ट आंसर पता चलाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। देखो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को यदि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने वैसे समझा दिया आपको, लॉजिकल रीजनिंग जब पढ़ाया था उसका 1-2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ज़्यादा नहीं करवाया अभी, जो मैं आगे करवा दूंगा ज़्यादा। तो देखो यदि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं और फिर बिल्कुल आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यदि आपको आता है तो आप कर लेना, अदरवाइज नहीं आता है तो मैं इसको बोर्ड के ऊपर बहुत ही आसान से तरीके से करवाऊंगा। उसके बाद 187वां क्वेश्चन है, मिलान करो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। एक साइड लिस्ट फर्स्ट, एक साइड लिस्ट सेकंड। सबसे पहला होता है लोकोत्तेजक, दूसरा है अनेकार्थक युक्ति, तीसरा है अज्ञान मूलक युक्ति, चौथा है स्लिपरी स्लोप। लिस्ट सेकंड में है ए, सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। ऑप्शन बी है
कथन बी है चूहा एक जानवर है इसलिए बड़ा चूहा बड़ा जानवर है। सी, कोई भी वास्तव में यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान मौजूद है इसलिए भगवान का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद है डी, इस अस्पताल में कुछ नर्स सफ़ेद पोशाक नहीं पहनती, कुछ डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं। और इसको हमें मिलान करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका मिलान करना है। हमें इसका बिल्कुल इसी तरीके से मिलान करना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। देखो ए को मिलाया 4 से, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 2 से। बिल्कुल इस तरीके से मिलान रहेगा। ए को सी से, 2 को डी से, 3 को बी से और 4 को ए से। तो ये इसका मिलान। अब मैं इसका कुछ सॉल्यूशन लिखा हूँ जिसको हम इसका डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले लोकोत्तेजक युक्ति क्या होती है? जिन्हें केवल सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त होने के लिए स्वीकार किया जाता है। लोकोत्तेजक युक्ति क्या होती है? जिन्हें केवल सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त होने के लिए स्वीकार किया जाता है। उसके बाद होता है अनेकार्थक दोष, किसी शब्द या वाक्य का प्रयोग जानबूझकर छलने या भ्रमित करने के लिए किया जाता है। जो अनेकार्थक दोष होता है उसका मतलब होता है कि किसी शब्द या वाक्यों का प्रयोग जानबूझकर छलने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर छलने या भ्रमित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है अज्ञानमूलक। अज्ञानमूलक क्या होता है? अज्ञानमूलक का मतलब है अज्ञानमूलक युक्ति का प्रयोग तर्क में अनभिज्ञता के लिए मिथ्या अपील के रूप में किया जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वर्ड आपको। अज्ञानमूलक युक्ति का प्रयोग तर्क में अनभिज्ञता के लिए मिथ्या अपील के रूप में किया जाता है। और उसके बाद चौथा है स्लीपरी स्लोप, एक तार्किक तर्क दोष है। जो स्लीपरी स्लोप है एक तार्किक तर्क दोष है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। जो 188वां क्वेश्चन है वो है कि वे सभी शब्द कौन से हैं जो एक अनुमान में मौजूद होने चाहिए। पहला कथन है हेतु, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है साहस, चौथा है पक्ष। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी ए बी और डी, ऑप्शन डी ए सी और डी। तो जो 188वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए सी डी, ए सी और डी, ये तीनों के तीनों अनुमान में मौजूद होने चाहिए। अब देखो थोड़ा सा हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक अनुमान में हेतु क्या है? एक वृद्ध पद है, साध्य एक मध्य पद है, पक्ष एक लघु पद है। ये तीनों होने चाहिए कि एक अनुमान में हेतु जो कि एक वृद्ध पद है, साध्य जो कि एक मध्य पद है और पक्ष जो कि एक लघु पद है, ये तीनों होने चाहिए। साथ ही अनुमान में 5 अवयव होते हैं। जो अनुमान होता है उसमें 5 अवयव होते हैं। पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण, चौथा होता है उपनयन और 5 होता है निगमन। कि जो अनुमान होता है उसमें ये टोटल 5 फैक्टर होते हैं। पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण, चौथा होता है उपनयन और 5 होता है निगमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। यदि कथन सभी किसान गरीब हैं गलत है तो कौन सा कथन सही है? यदि सभी किसान गरीब है ये बात गलत है तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कुछ किसान गरीब है, ऑप्शन बी कुछ किसान गरीब नहीं है, ऑप्शन सी कोई किसान गरीब नहीं है, ऑप्शन डी कोई भी गरीब व्यक्ति किसान नहीं है। यहाँ पर हमें
क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और प्रायोरिटी बेस पर क्वेश्चन को सही करना है। देखो एक कथन लिखा हुआ है सबसे ऊपर, पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि कुछ किसान गरीब नहीं है। अब हम कंफ्यूज होते हैं, ऊपर कथन लिखा हुआ है सभी किसान गरीब नहीं है, यह गलत है। अब इस बात को गलत मानो कि सभी किसान गरीब हैं, इस बात को आप गलत मानोगे तो क्या बनेगा इसका, कि कुछ किसान गरीब नहीं है। कुछ किसान गरीब हैं या फिर कुछ किसान गरीब नहीं है। देखो दोबारा मैं ध्यान से एक बार समझा देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है सभी किसान गरीब हैं, ये बात गलत है। तो सही बात क्या बनी, कुछ किसान गरीब हैं या फिर कुछ किसान गरीब नहीं है। अब हमारे पास ये दो अपॉर्चुनिटी आती हैं कि कुछ किसान गरीब हैं या कुछ किसान गरीब नहीं है। अब इन दोनों में से हमें एक को चूज करना है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर हमें चूज करना है पॉजिटिविटी के आधार पर, सकारात्मक कथन ढूंढ रहे हैं इन दोनों में से कि कुछ किसान गरीब हैं और कुछ किसान गरीब नहीं है। इन दोनों में से सकारात्मक कौन सा है, इन दोनों में सकारात्मक है ऑप्शन नंबर बी कि कुछ किसान गरीब नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 है, कथन हम उस समय कक्षा में किसी भी छात्र को नहीं देख सके, इसलिए शिक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कक्षा में कोई छात्र नहीं है, किस प्रमाण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन सी अनुमान और ऑप्शन डी अनुपलब्धि प्रमाण। तो जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है अनुपलब्धि प्रमाण। सॉल्यूशन, अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है, अप्रत्यक्ष साथ ही प्रत्यक्ष प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत हो सकता है। जो अनुपलब्धि प्रमाण होता है वो अप्रत्यक्ष साथ ही प्रत्यक्ष प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत हो सकता है। तो दोस्तों आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जिनकी आंसर की आपके बिल्कुल सामने है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल इसी तरीके के। तो हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स देखने के लिए। और हाँ, यदि आपको लगता है कि मेरे को कुछ सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेरे को सजेस्ट करेंगे तभी ही मैं कुछ सुधार करूँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें और ढेर सारा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स देखने के लिए।